हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ये कल के डेट का न्यूज़पेपर एनालिसिस है जो पेंडिंग रह गया था, जिसको मैं अभी कवर कर दूंगा। एडमिशन ओपन है फाउंडेशनल कोर्स के लिए। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको इंटीग्रेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। जो भी गाइडेंस रहेगा एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा, जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ऑफ प्री मेंस एंड इंटरव्यू। वन ऑन वन मेंटोरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स दिया जाएगा एज पर सिलेबस। रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराई जाएंगी बिफोर प्री जिस और मेंस, जिसमें आपका जो एवोल्यूशन है या फिर जो असेसमेंट है वो क्विक एक दिन के अंदर दिया जाएगा। करंट अफेयर्स की जो क्लासेस है वो मॉर्निंग 7 to 9 को कंडक्ट कराई जाएंगी। आंसर राइटिंग में भी फोकस दिया जाएगा, और ऑफलाइन के लिए जो बैच है वो स्मॉल साइज की है ताकि आपको पर्सनल अटेंशन दिया जा सके। 20 to 30 स्टूडेंट का ऑफलाइन बैच होता है। ऑनलाइन के लिए आप एक्जिया एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसमें स्टोर में जाके आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, परचेस करने से पहले आप हमारे एकेडमी के एडमिशन डेस्क में कॉल कर लीजिएगा। इसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो जो मुद्दा है वो स्टेट पुलिस की जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनके अपॉइंटमेंट को लेके कंसर्न रेज हुआ है। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग्स स्टेट्स प्रेफरेंस फॉर एड हॉक डीजीपी अपॉइंटमेंट। तो अभी क्या करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो डीजीपी के पोस्ट को फिल करने के लिए उनको यूपीएससी को अप्रोच करना पड़ता है। और यूपीएससी क्या करती है, जो एलिजिबल 3-4 कैंडिडेट होते हैं उनमें से एक नाम को चुनती है और विदाउट एनी इंटरफेरेंस जो है अपॉइंटमेंट देती है। तो इससे क्या होता है, जो डीजीपी है वो ऑटोनोमसली काम कर पाते हैं। लेकिन ये जो आपका मेथड है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी, इसको फॉलो नहीं किया जाता है बाय डिफरेंट स्टेट्स एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो मेथड है यूपीएससी के द्वारा डीजीपी को अपॉइंट किया जाना है, दैट टू फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 2 years। तो ये जो डायरेक्शन है या फिर गाइडलाइन है, कौन से जजमेंट में आया था? तो प्रकाश सिंह करके एक गाइडलाइन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2006 की। तो उसके तहत ये गाइडलाइन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को दिया है। तो सीजेआई लेड बेंच था, सेज स्टेट्स आर ऑप्टिंग फॉर एक्टिंग पुलिस चीफ। तो एक्टिंग पुलिस चीफ या फिर एड हॉक, मतलब एड हॉक क्या होता है, जैसे तैसे या फिर टेम्परेरी चीफ ऑफ देयर चॉइस इन वायलेशन ऑफ 2006 वर्डिक्ट। तो 2006 में ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दिया है, प्रकाश सिंह गाइडलाइन दी गई है, तो उसका वायलेशन है ये। तो इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने सभी स्टेट्स को जहां पे ये चीज़ें मानी नहीं गई है उनको ये कहा है कि जो डिले हुआ है वो नहीं होना है, और 3 महीने के अंदर जो अपॉइंटमेंट होनी है, मतलब जब जो करेंट सर्विंग डीजीपी है उनके रिटायरमेंट के 3 महीने पहले से जो नेक्स्ट डीजीपी सिलेक्शन का प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी मुद्दा क्या है? तो मुद्दा ये है कि जो स्टेट पुलिस होती है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एग्जीक्यूटिव लेवल में इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और पुलिस क्या है, अपनी काम इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर। तो उसी पॉलिटिकल प्रेशर को दूर करने के लिए, पुलिस अकाउंटेबिलिटी को एंश्योर करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को एंश्योर करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को फिर से रीइटरेट किया है। प्रकाश सिंह गाइडलाइन को फॉलो करने की बात इसमें कही है। तो यहाँ देख सकते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का खुद का जो जो उन्होंने कथन है वो हम इसमें पढ़ देंगे आपको। There are several states which keep on delaying the submission of proposal for appointment of regular DGP in total disregard of the direction of the Supreme Court in the Prakash Singh case। और आपका an ad hoc arrangement by appointing an acting DGP is preferred। तो जो गाइडलाइन है ऑलरेडी उसके तहत अपॉइंटमेंट ना करते हुए एड हॉक अरेंजमेंट जो है वो रखा गया है। तो ये क्या है, वायलेशन है ऑफ
जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पूरा मुद्दा क्या है। तो ये पुलिस अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रेशर को कम करने के लिए आपकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये कहा है। तो इसमें तेलंगाना स्टेट के बीच में तेलंगाना स्टेट के बारे में कहीं मेंशन होगा इधर कि वहाँ एड हॉक अरेंजमेंट रखा गया है, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है वो आपका फॉलो नहीं किया गया है, तो उसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इंडिया जीसीसी सेट टू रिज्यूम फ्री ट्रेड टॉक्स आफ्टर अ लॉन्ग हियाटस। तो बहुत लॉन्ग गैप के बाद जो जीसीसी है, जीसीसी क्या है? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये एक आपके 6 कंट्री का एक समूह है, जो है यूएई, कतर, कुवैत, ओमान एंड बहरीन। तो इसमें ये जो नेशन है इनके साथ इंडिया तो जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फर्दरेंस करना चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि इन नेशंस के साथ अगर हम देखें तो हमारा स्पेशली यूएई के साथ ही देख ले तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। टोटल 178.5 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें इंडिया 121.66 बिलियन का डेफिसिट फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि हम 56.87 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी 121.66 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। और जो ये डेफिसिट क्यों है? बिकॉज हम प्राइमरीली हैवीली रिलायंस करते हैं ऑन गल्फ ऑयल एंड गैस। तो अभी हमें क्या करना है? अपने ट्रेड को इन नेशंस के साथ डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है ताकि जो डेफिसिट है उसको हम मिनिमाइज कर सकें। तो ये जो डील है ये अगर फाइनलाइज होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो डील है, तो इससे इंडिया का जो डेफिसिट है वो डेफिनेटली कम किया जा सकेगा। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया कितने रोबस्ट तरीके से, एग्रेसिव तरीके से हम डिफरेंट नेशंस के साथ अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को, टॉक्स को फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो इसमें जो यूएसए का प्रेशर है, चाइना के ऊपर जो हमारी ओवर डिपेंडेंसी है, और तीसरा है हमारा जो विकसित भारत का गोल है बाय 2047। चौथा, हम जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट। पांचवा, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट, ये सभी चीज़ भी हम देख सकते हैं कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो उससे गुड्स एंड सर्विसेज का सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं होता है। इससे हमारी रूरल इकोनॉमी, सेमी अर्बन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, एमएसएमई को बूस्ट मिलता है, एम्पावरमेंट होती है लोकल पॉपुलेशन का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, एक्सपोर्ट अर्निंग हम कमा सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होता है, डिफेंस एक्सपोर्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ती है। तो ये सभी मुद्दे हमें देखने ज़रूरी है। सभी पहलू को इससे जोड़ के देखना ज़रूरी है जो हमने आपको दिखाया। नेक्स्ट बात करते हैं आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। काउंटडाउन टू रिटर्न टू अर्थ ब्रिंग्स एन एरा ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन टू अ क्लोज। तो क्या है पूरा मुद्दा? तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है लो अर्थ ऑर्बिट में, जिसको आपके नासा ने, यूएसए का स्पेस एजेंसी, रॉसकॉस्मोस रशिया का स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान का स्पेस एजेंसी, ईएसए यूरोप का स्पेस एजेंसी एंड सीएसए कनाडा का स्पेस एजेंसी, इन्होंने मिलके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सन 2000 में लॉन्च किया था लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड के अंदर जो आपकी ऑब्जेक्ट्स रहती है, लॉन्च की जाती है धरती से, उसी को कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। और हमारा इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे है। तो अभी ये आपका इसका बुढ़ापा आ गया है, समय हो गया है, लगभग ये आपके 26 साल पे अभी रनिंग है। तो इसको 2030 तक डीकमीशन किया जाना है, डी ऑर्बिट किया जाना है। और आपको आपका इसको डी ऑर्बिट कहाँ किया जाएगा? पॉइंट नीमो में किया जाएगा। पॉइंट नीमो क्या है? तो ये स्पेस क्राफ्ट का सिमेटरी कहा जाता है, जहाँ पे स्पेस जो क्राफ्ट होती है उनकी फाइनल जो आपकी अंतिम क्रिया है वो की जाती है, मतलब उनको डी ऑर्बिट करके पैसिफिक ओशन में ये रीजन है पॉइंट नेमो, जहाँ इनको डी ऑर्बिट करके बर्न करने का जो फैसिलिटी है वो रखा गया है।
ताकि स्पेस डेब्रिस स्पेस पे ना रह जाए और इधर-उधर ना गिरे देशों के ऊपर। तो इस पॉइंट नेमो ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। ये पैसिफिक ओशन के ऊपर है। इसी के साथ अभी इसको डीऑर्बिट 2030 तक कर दिया जाएगा। ये पुराना भी हो गया है, इसकी जो भी आपकी जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो भी पुरानी हो गई है। तो इसको रिपेयर करने से अच्छा है कि नया स्पेस स्टेशन ही बनाया जाए। और ऑलरेडी जो आपकी प्राइवेट कंपनीज़ है जैसे नासा है, सॉरी जो आपका स्पेसएक्स है, फिर जो ब्लू ओरिजिन है ऑफ जेफ बेज़ोस, तो वो आपकी कमर्शियल स्पेस जो वेंचर्स ले रहे हैं तो वो बना लेंगे। बाकी नासा, डिफरेंट स्पेस एजेंसी उनकी सर्विस को अवेल कर लेगी बाय पेइंग देम। तो यही न्यूज़ है इसमें कि इसको आपका डीऑर्बिट किया जाना है। तो ध्यान रखिएगा। बाकी थोड़ा बहुत हिस्ट्री ये सब भी हमने इंक्लूड कर दिया है ताकि आप और पढ़ सकें। नेक्स्ट है न्यू स्टार्ट्स एक्सपायरी रिस्क पुशिंग द वर्ल्ड टू अनचेक्ड न्यूक्लियर राइवलरी। तो न्यूक्लियर पावर का जो डेवलपमेंट है वो पहले कहाँ देखा गया? यूएसए में अंडर मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो न्यूक्लियर पावर का जो आपका एग्जाम्पल है हम वो भी देख सकते हैं कि जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो अटैक हुआ उसके बाद हमें पता चला कि यूएसए के पास काफ़ी खतरनाक जो हथियार है वो मौजूद है। 1945 के बाद कोल्ड वॉर चालू हो गया था टिल 1991। 1991 को ख़त्म हुआ था। तो इस बीच जो कोल्ड वॉर था इसमें आपकी एक राइवलरी आ गई थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब आज का रशिया। और इसी राइवलरी में क्या हुआ, इन दोनों ही देशों ने अपने आप को वार के लिए पूरा प्रिपेयर रखा और इसके लिए बहुत सारी न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया गया। और इससे क्या हुआ, एक वर्ल्ड में काफ़ी ग्रीम माहौल आ गया। तो ताकि इस न्यूक्लियर आर्म्स रेस को रोका जा सके, डिसआर्मामेंट किया जा सके, आर्म्स को लिमिट किया जा सके, नॉन प्रोलिफरेशन किया जा सके, इसके लिए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रीटीज जो है वो साइन की गई। और उसी के अंदर एक है स्टार्ट ट्रीटी, जो यूएसए यूएसएसआर के बीच में साइन हुआ, जिसने प्रॉमिस किया कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और बढ़ा और नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये जो स्टार्ट ट्रीटी है इसमें आपकी सनसेट क्लॉज थी कि 2026 में ये एंड होने वाला है, तो ये अभी एंड हो जाएगा। तो अभी अगर ये एंड हो रहा है तो इससे क्या है, एक आपका जो जो रेगुलेशन था या फिर जो कंट्रोल था वो खत्म हो जाएंगी। तो इसीलिए अभी जो नया या फिर न्यू स्टार्ट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की ज़रूरत आन पड़ी है ताकि क्या किया जा सके, न्यूक्लियर आर्सेनल्स को लिमिट किया जा सके। तो वही इस आर्टिकल का मेन उद्देश्य है, वही चीज़ इसमें डिस्कस कर रहा है। तो क्या-क्या ट्रीटीज़ आई, तो अभी प्रीलिम्स में पूछ लिया जा सकता है, सॉल्ट क्या है, एबीएमटीटी क्या है, स्टार्ट 1 क्या है, न्यू स्टार्ट क्या है, मतलब स्टार्ट 2 क्या है, ये सभी चीज़ें। एक्सपायरी कब हो रहा है, अभी हो रहा है, यही इसका मुद्दा है। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। यही आज के डिस्कशन का लास्ट आर्टिकल था। तो मैंने चीज़ों को आपको इन जिस्ट समरी के फॉर्म में समझाया। बाकी चीज़ों को ऑलरेडी हमने पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया है और सुबह के जो आपका करंट अफेयर्स क्लास है उसमें सभी चीज़ों को हमने आपको बारीकी से समझा दिया है। ये हम ओपन रख रहे हैं, बाकी जो भी बच्चे हैं जो हमारे साथ एनरोल नहीं हैं तो वो देख सकते हैं, हम ये सभी चीज़ें कवर करते हैं। अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ते हैं तो इन जो पीडीएफ्स हैं इनको या फिर पीपीटी है इनको आप ग्रुप से कलेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।